केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.50 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार तेल कंपनियों की जेब से कोरोना काल के दौरान हुए फायदे को निकालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई है। अब 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। पीएम मोदी ने बजट 2021-22 की प्रशंसा की है और कहा कि ये बजट कोरोना वायरस संक्रमण के काल में आत्मनिर्भर भारत का विजन है। पीएम ने लोक लुभावन और विकासशील बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और उनकी टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस बजट के दिल में देश के किसान हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के हर कोने में विकास होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट पेश होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने रक्षा पर खर्च का कोई जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भूखे हाथी को एक मुट्ठी घास की दे दी जाए तो क्या होगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 250 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। इन अकाउंट पर फर्जी और भड़काने वाले ट्वीट्स और हैशटैग चलाने के आरोप हैं। किसान आंदोलन को लेकर इन अकाउंट से हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर गेनोसाइड नाम के हैशटैग चलाए गए थे। इन हैशटैग का मतलब था मोदी सरकार किसानों के जनसंहार की तैयारी कर रही है। सरकार ने ये फैसला गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की अपील के बाद लिया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन 68वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब इस पूरे आंदोलन का केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बन गया है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस यहां पहुंचने वाले मार्ग बंद करती जा रही है। इस बीच सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उसके आसपास 26 जनवरी को या उसके बाद अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल 2 फरवरी को जारी किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। उम्मीदवार शेड्यूल जारी होने के बाद वेबसाइट cbse.nic.in के माध्यम से डेट शीट चेक कर सकते हैं। अप्रैल में सीबीएसई एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। इस साल सिलेबस को घटाकर 30% कर दिया गया है, इसलिए पेपर में 33% इंटरनल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। म्यांमार की सेना ने सोमवार को देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग को सत्ता सौंप दी है। सेना ने तख्तापलट करने के बाद ऐलान किया कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगी और चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी।
बजट पेश होने से पहले सेंसेक्स सोमवार सुबह बढ़त के साथ खुला तो बजट के बाद 2313 अंकों की बढ़त के साथ 48,600 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 647 अंक बढ़कर 14,281 अंक पर बंद हुआ। समय हल्की गिरावट के लिए ये 47,000 के नीचे आ गया था, लेकिन बाद में संभलते हुए फिर से 47,000 का आंकड़ा पार कर गया।